डियर स्टूडेंट, मैं आपका कुंदन सर। संजीवनी सीरीज़ के तहत मैं क्लास 12th एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाने आया हूँ। क्लियर है? तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट आर कॉल्ड सॉल्यूशन। क्लियर है? अब होमोजीनियस टर्म आया तो होमोजीनियस क्या हम समझेंगे। सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, जिसको मैंने आगे स्लाइड पर डिस्कशन किया उसको हम समझेंगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो सॉल्यूशन का पार्टिकल ऑफ साइज़ है वो कितना होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ये बहुत ही कम है। क्लियर है? तो इसे नेक्ड आई द्वारा देखना पॉसिबल नहीं है। क्लियर ना? तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को पहले समझते हैं कि होमोजीनियस क्या है। तो सिंगल फेज सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस और मोर देन वन फेज सिस्टम इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। अब जो कि सिंगल फेज और मोर देन वन फेज आ रहा है तो फेज समझना जरूरी है कि फेज क्या है। क्लियर है ना? तो फेज क्या है कि इट इज मैकेनिकल सेपरेबल पार्ट इज नोन एज फेज। तो मैकेनिकल सेपरेबल पार्ट क्या है? तो मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट के लिए हमने समझाने के लिए आपको दो तीन टर्म यहाँ पे लिया है। जैसे क्या है? फिल्ट्रेशन है, सेटलिंग है और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन है। क्लियर ना? तो फिल्ट्रेशन, सेटलिंग और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्या है, जिसको एग्जांपल के द्वारा मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। क्लियर है ना? तो जैसे मान लो कि होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। तो होमोजीनियस में हमने एग्जांपल लिया है एयर, सॉल्ट, एल्कोहल, वाटर, ईटीसी। हेट्रोजीनियस में मिल्क, ब्लड, ऑयल, वाटर, ईटीसी और भी हो सकते हैं। अब कंडीशन क्या है कि मैंने बोला सिंगल फेज सिस्टम, तो जैसे जो गैसियस मिक्सचर है ना उसे मैकेनिकली आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो एक ही फेज में रहेगा सिंगल फेज में, तो वो क्या हो गया? होमोजीनियस। क्लियर है ना? और यहाँ पे जो हेट्रोजीनियस है जैसे मिल्क, ब्लड, ऑयल एंड वाटर, तो मिल्क और ब्लड है, तो जैसे मैंने ब्लड लिया तो हेट्रोजीनियस है। इसे हम कैसे समझेंगे? अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ब्लड लिक्विड है और ब्लड के अंदर जितने भी तरह के कंपोनेंट्स हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे कि लिक्विड फॉर्म में है। तो इस चीज़ को मैं समझाने के लिए आपको मैं दो टर्म यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ब्लड में क्लियर है ना, सॉलिड कंपोनेंट भी रहते हैं, तो सेपरेटिंग ऑफ सॉलिड कंपोनेंट यूरिन इन लैब्स या फॉरेंसिक में। क्लियर है ना? तो यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमने मैकेनिकली, और मैकेनिकली कैसे? सेंट्रीफ्यूगल एक्शन यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम काम करते हैं, तो उस पूरी मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम ये समझेंगे कि अगर फेज को मैकेनिकली हमने सेपरेट कर दिया, क्लियर है ना, तो क्या हो जाएगा? मोर देन वन फेज। और जैसे मोर देन वन फेज होगा तो क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। जैसे मिल्क से हम क्या करते हैं कि फैट रिमूविंग टू प्रोड्यूस स्किम्ड मिल्क, या क्लियर है ना? अब इसको एक और बढ़िया से समझ सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट चेंज होता है डायमंड में, तो इनका स्टेट सेम है, दोनों सॉलिड स्टेट में है। क्लियर है ना? लेकिन इनका फेज डिफरेंट है, तो फेज जैसे डिफरेंट आया तो क्या हो गया यहाँ पे? ये हेट्रोजीनियस हो गया। वरना आप लोग क्या सोचेंगे कि फेज सेम है तो स्टेट भी सेम होगा, या स्टेट सेम है तो फेज भी सेम होगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पे सेपरेटिंग, ये रिमूविंग फैट, फिल्ट्रेशन और सेटलिंग। फिल्ट्रेशन क्या है? जैसे फिल्ट्रेशन क्या है कि लिक्विड में इनसॉल्युबल सॉलिड है तो इसको हमने फिल्टर कर लिया, फिल्ट्रेशन है। क्लियर ना? सेटलिंग क्या है? जो डेंस पार्टिकल हैं, क्लियर है ना, लिक्विड में डिजोल्व है, अगर सेटल डाउन बॉटम में हो गए तो क्या होगा? सेटलिंग होगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पे जो गैसियस मिक्सचर है वो होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल फेज सिस्टम है। जो लिक्विड मिक्सचर है वो मे भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है। क्यों? जैसे एल्कोहल, वाटर हमने लिया है तो इसे मैकेनिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो होमोजीनियस है। लेकिन ऑयल एंड वाटर ले लें तो ये मोर देन वन फेज है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? मैकेनिकली इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो क्या होगा भाई? ये हेट्रोजीनियस होगा। क्लियर है ना? जो सॉलिड मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है? मैं बहुत बारीक मतलब डस्ट को मिक्स करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर साइज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ओनली टू केमिकल सब्सटेंस, और इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन का ही स्टडी करेंगे जनरली। क्लियर है ना? टर्नरी क्या होगा? सॉल्यूशन कंपाउंड्स 3 कंपोनेंट, ये 4 कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी हो जाएगा। क्लियर है? अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है भाई? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। मैंने आपको बोला कि इस टर्म को हम डिस्कशन करेंगे तभी कर रहे हैं हम। क्लियर है ना? अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है इसको कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए मैंने 2 रूल चूज किया है। कैसे? रूल फर्स्ट हमारा ये है कि सॉलिड प्लस लिक्विड गिव्स लिक्विड, यानी कि जो सॉल्यूशन है, क्लियर है ना, इसका फिजिकल स्टेट क्या है भाई? लिक्विड है। तो यहाँ पे जो लिक्विड होगा ना, यानी कि सॉल्यूशन जिस फेज में, उसी फेज में अगर जो रहेगा वो क्या होगा भाई? सॉल्वेंट। तो ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, सॉल्यूशन लिक्विड में, ये भी लिक्विड में, तो क्या हो गया? ये हो गया सॉल्वेंट। क्लियर है ना? अब यहाँ पे क्या होगा? रूल सेकंड में कि लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तो लिक्विड 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 में क्या होगा? जैसे H2O लिक्विड है, C2H5 लिक्विड है और लिक्विड दे रहा है, तो यहाँ पे तो यार सभी लिक्विड में ही है, तो देख के नहीं बता सकते हैं कौन सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे मोर अमाउंट में, अगर ये 1 मोल है या 8 मोल है, तो ज़्यादा कौन है? ये, तो ये सॉल्वेंट हो गया। अब ये C2H5 H2O, यहाँ पे C2H5 क्या हो गया? 1 मोल है, H2O 8 मोल, तो ये सॉल्वेंट हो गया। यहाँ पे C2H5 सॉल्वेंट था और यहाँ पे क्या हो गया? H2O सॉल्वेंट हो गया।
क्लियर है ना। अब H2O C2H5 ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, सभी लिक्विड में है और इनके अमाउंट भी सेम दिया है 2 मोल 2 मोल। तब क्या कर सकते हैं, दोनों में किसी को भी ले सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट कौन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, 3 तरह के सॉल्यूशन है। अब 3 तरह के सॉल्यूशन से आप 9 पेयर बना सकते हैं। जैसे देख रहे हो ना, ये गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और ये सभी एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में गिवन है, आप इस पर देखेंगे। लेकिन हमें जनरली क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, 3 ही तरह का पढ़ना है, गैस इन लिक्विड, क्लियर है, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड एंड लिक्विड। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म आना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने मोल में पढ़ा होगा। जो बच्चे नहीं पढ़े उनको सीखने का संदार है, अवसर है, तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। तो जैसे कंसंट्रेशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपने सुना होगा कि सॉल्यूशन किस तरह का, भाई क्वालिटी की बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिवली डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है। तो डाइल्यूटेड में क्या बोला हमने कि ये सॉल्यूशन कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट, क्लियर है, यानी कि सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइल्यूटेड हो जाएगा। अगर सॉल्यूट का मात्रा हम बढ़ाते जाएं तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड, जिसको मैंने लिखा भी है कि ये सॉल्यूशन कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट। क्लियर है ना। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, रिलेटिवली सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा यहाँ पे भाई, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और क्वांटिटेटिवली में क्या आएगा, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम और भी आ सकते हैं, जिसको मैं डिस्कशन करूंगा आगे। अब यहाँ पे क्या है, कुछ टर्म समझते हैं हम, जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, ये सारे टर्म कंसंट्रेशन के ही हैं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है कंसंट्रेशन टर्म का। जैसे W/W% इसको बाई वेट भी बोलते हैं। W/W% का मीनिंग हुआ कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका हमने एग्जांपल लिया 10% W/W NaOH, तो 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम NaOH जो सॉल्यूट है 100 ग्राम सोल्यूशन में डिसॉल्व है। क्लियर है ना। और W/V% का मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे हमने 10% W/V HCl लिया, इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम HCl इन 100 ml, 10 ग्राम HCl, ये HCl क्या है, सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हमने लिया परसेंटेज V/V, यहाँ पे इसको बाई वेट बोल सकते हैं तो बाई वॉल्यूम बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे मैंने X यहाँ पे ले लिया, अब कुछ भी हो सकता है, जैसे HCl NaOH लिया, बाकी कुछ भी आ सकते हैं। तो X% V/V का मतलब क्या हुआ कि X ml सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। क्लियर है ना। जैसे मान लो कि 10% HCl V/V रहता, तो इसका मतलब क्या है कि 10 ml HCl इन 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गया, X एक्वस सॉल्यूशन। X एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि X इज सॉल्यूट एंड H2 इज सॉल्वेंट, जो एक्सेस में होगा। जैसे KOH एक्वस सॉल्यूशन लिखा है तो आप क्या समझेंगे, जैसे कई बार क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन दे देगा, आप समझ नहीं पाएंगे सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है। तो जैसे KOH एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट हो गया KOH और सॉल्वेंट क्या हो गया H2O। तो ओके डियर, सॉल्यूशन चैप्टर का जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।